तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या होने वाले हैं, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मॉडल पेपर है वो मैं करा रहा हूँ। इसका जो फुल क्रेडिट जाता है वो रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स को जाता है। ठीक है, मैंने इस पेपर को नहीं बनाया है। ठीक है, ये अनसॉल्व पेपर है, इसका सोल्यूशन कहीं पर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपका एग्ज़ाम होता है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट पहले आपको एक पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से एग्ज़ाम आने वाला है 2022 में, अगर आप फ्यूचर में भी देखोगे, देख रहे हैं बच्चे, तो उनको भी हेल्प करेगा। तो आपके 1 2 3 4, ठीक है, 4 खंड 6 खंड है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। पहले खंड पे आ जाते हैं। कह रहे प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक ही सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, सिर्फ उत्तर पुस्तिका में आपको हल नहीं करना है। हल करके तो आंसर निकालोगे वैसे, लेकिन आपको आंसर में सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² - 6x - m x - 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको बताना है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, कौ नंबर। ओके, सो देखिए हमारे पास दे क्या रखा है, मैं आपको डिटेल में कराऊँ, कोई शॉर्टकट नहीं। 4x² - 6x - m। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। किससे विभाजित है? विभाजित किससे है? विभाजित है ये x - 3 से। अतः आपको क्या करना है, x - 3 को आपको 0 रखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 होगा। x बराबर 3, इसका क्या है बेटा? शून्य है, इसका हल है। तो ये जो बहुपद है px, अगर x के जगह पर तुम 3 रखोगे तो इसको शून्य कर देगा, 0 कर देगा। अतः जो P3 होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी कि x के जगह पर आपको क्या रखना है? 3 रखना है। तो 6 × 3 - m, आपको m का मान निकालना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 3 9, 9 चौके 36, 6 3 18, माइनस के अंदर के प्लस के m, तो ये आ जाएगा 18। तो m का मान कितना आ गया बच्चों? 18। ठीक है, ऑप्शन में आ जाओ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे समीकरण x + 6 x - 5 के मूल क्या होंगे। ठीक है, ख नंबर पे आ जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैंने सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक करना, आपको मिल जाएगा। मूल, तो देखो मूल के लिए क्या होता है ना, जो भी है आपके पास x + 6 x - 5, इसको मानना है 0 के बराबर। ठीक है, 2 गुणज है, तो एक को पहले 0 मानो। यदि x + 6 बराबर 0, तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो गया आंसर। दूसरा, x - 5 बराबर ये 0 रखा, तो माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 5। तो मेरे मूल क्या होंगे? एक माइनस का 6 होगा, एक प्लस के 5 होगा। इसे आगे 5 या -6 लिख सकते हैं, या -6 5 लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो देखो -6 और 5 कहाँ आ रहे हैं? -6 और 5, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे चित्र में DE समांतर है BC के, तो AE की गणना कीजिए। AE कहाँ है बेटा? AE की गणना करनी है हमें। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला चीज़ है। ओके, सो आपको AE की गणना करनी है। अब इसमें कई बच्चे थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बट थेल्स थ्योरम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इधर कोई मान नहीं दे रखा है। ये इस क्वेश्चन की खासियत है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाना है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर लॉजिक के साथ। ठीक है, इसके समांतर ये रेखा गई है ना, ये नाम है बेटा A, ये E, ये C, ये B और ये D। ठीक है, मान क्या दे रखे हैं? ये x दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये वाला 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका कितना दे रखा है? ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको x का मान निकालना है। और क्या बोला? चूंकि
ई डी समांतर है बी सी के, ये इसके समांतर है। तो थेल्स थ्योरम तो लग सकती है, लेकिन लगा के फ़ायदा नहीं है। ए ई बट्टा ई सी बराबर होता है ए डी बट्टा डी बी। ए डी और डी बी के मान हमें दे नहीं रखे हैं और एक्स हमें पता नहीं है, एक्स का मान निकालना है। तो थेल्स थ्योरम लगा के कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पर, इसी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या पता है, देखो ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज होगा ना, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समांतर होगा। मतलब ये दोनों समांतर है तो क्या होगा, समरूप होगा। चूंकि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है, समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सो देखो ये छोटा वाला लेते हैं एक्स और इसकी बड़ी वाली भुजा हो जाएगी ये ए सी, यानी कि एक्स प्लस 3। फिर छोटे वाले का 4, नीचे वाले बड़े वाले का 6 आधार, इतना ही ले लो। तीनों होते 2 से काम चल जाएगा। 3 से गुणा कर दो, 4x 4 12, यहाँ से आ गया 6x, 4x प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2x आ जाएगा। 2 गुणे में 2 छंग 12, x का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है। अब 6 ऑप्शन में है कि नहीं वो देखो, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आराम से हो रहा है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 2 बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे। आपको मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, 2 बिंदु आपको दे रखे हैं। पहला बिंदु दे रखा है -8,0, इसे P मान लो और दूसरा Q मान लेते हैं, और दूसरा वाला में दे रखा है 0,-8। इनके बीच मध्य बिंदु निकालना है। मान लेते हैं मध्य बिंदु x, y है। ठीक है, सूत्र क्या होता है x का, x1 + x2 बट्टे 2, मध्य बिंदु का y1 + y2 बट्टे 2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है कि नहीं। मान रखो -8 + 0 बट्टे 2, 0 -8 बट्टे में 2, तो ये आ जाएगा -8 बट्टे 2, ये भी आ जाएगा -8 बट्टे 2। 2 चौके -4, ये हमारा मध्य बिंदु होगा। तो क्या देखते हैं, -4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगी पे आ जाओ। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत या तकलीफ महसूस हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 गुणा cos 30 माइनस sin 60 गुणा sin 30 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। cos 30 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। इधर जो है इधर भी वही है, इधर है √3 = 3, 2 दूनी 4, √3 = 3, 2 दूनी 4। इसमें से ये कट गया, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 0। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस धातु बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक गोले का व्यास निकालना है। देखो कितने गोले हैं हमारे पास, 16 गोले हैं। माने इन गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, इन 16 गोलों को पिघलाकर आपको क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। 16 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है, जो बेलन आप बना रहे हो, ठीक है, जो बेलन आप बना रहे हो वो कह रहे हैं पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास, जिसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, ये व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 का आधा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या निकालनी है। प्रत्येक गोले का व्यास निकालना है। हमें क्या निकालना है, गोले का व्यास। क्वेश्चन में ये बोला है। आपको पता है 16 गोले को पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, यानी कि 16 गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा।
प्रश्नानुसार। मैं सब डिटेल में करवा रहा हूँ। 16 गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर, है ना। तो 16 गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने ये बोला है, आर स्क्वायर एच। इधर पाई कटा, ठीक है। यहाँ से देखिए मान रख देते हैं, तो ये आपका आ गया 4 की घात 4, 16 चौके 64 होता है ना, बट्टे 3। और यहाँ से आ गया आर क्यूब, और आर का मान कितना है? 1, और एच का मान कितना है बेटा? 16, ठीक है। आप काट सकते थे यहाँ से, है ना। 16 से 16 कट जा रहा है, 16 चौके 64, ठीक है। सो आर क्यूब, यहाँ तो 1 बचा, और ये 4 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। सही कर रहे हैं ना? अरे भाई साहब वाह, 16 लिख दिया मैंने। कितने पिघला के बनाना? 12 ठोस गोलों को पिघलाना है, हम 16 लिख दे रहे हैं। 16 नहीं 12 है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था कि प्रॉपर आंसर क्यों नहीं आ रहा। 12 है, जहाँ जहाँ हमने 16 किया ना वो 12 है। बाकी इधर 12 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लेते कैलकुलेशन। सो यहाँ 12 गुणे 4/3 आर क्यूब, आर का मान 1, एच का मान 16, ये सब सही है। 3 चौके, ठीक है। 4 चौक देखो, 4 चौक को 16, 16 से 16 कट गया, तो आर क्यूब का मान 1, आर का मान क्या आ गया? 1, ठीक है। तो देखो हमें व्यास निकालना है, व्यास बराबर होता है 2r, आर का मान आ गया 1, तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का जो व्यास होगा वो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ 2 लिखा हुआ था ऑप्शन ए में, ठीक है। 2 सेमी, ये सही हो जाएगा। तो जो खंड वाला पहला वाला था वो हमने सारा कर दिया मस्त तरीके से, आराम से हो गया। अब हम खंड 2 में आ जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा के करवा रहा हूँ, तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। मुझे खुद करना होता है ना, धड़ाधड़ कर देता सारा। ये पूरा पेपर 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छे से आता है ना मैथ, जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की है, वो ये पेपर 1 घंटे से पहले कर लेगा। 1 घंटा 10 मिनट में सभी खंड कीजिए। इसको हल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नंबर 2 पे आ जा रहे हैं हम। नंबर 2 के क नंबर पर कह रहे हैं 7x² माइनस के 28 को हल करना है, बराबर 0 है, ठीक है। माइनस का 28 इधर के प्लस का 7x गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 7 चौके 28, x² बराबर 4 है, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, ख नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं इस समीकरण को और इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन। पहला समीकरण दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 1, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस के y बराबर माइनस के 3, ठीक है। समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमें कौन सा विधि लगाना है? विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों कि विलुप्त करते हैं, है ना। तो इधर इस 5 है, y को विलुप्त करते हैं, 5 पे इससे गुणा कर दो, y का गुणांक 1 है, तो इसमें 1 से गुणा करना, फिर हल करना है। तो ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। किसी भी समीकरण को 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10x माइनस के 5y, 5 दिया 15। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, तो यहाँ से आ गया माइनस के 7x, ये प्लस माइनस कटा, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14, 7 दूनी 14, x का मान आ गया माइनस के 2, ठीक है।
एक्स का मान तुम इसमें रखो या इसमें रखो, ठीक है। समीकरण 2 से एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस के वाई बराबर माइनस के 3, एक्स का मान है माइनस के 2, ठीक है। 2 दूनी माइनस के 4, तो माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस के 3, माइनस के वाई इधर के प्लस का वाई, तो वाई का मान आ गया माइनस के 1, तो एक्स का मान माइनस के 2 होगा और वाई का मान माइनस के 1 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से कर दिया हमने विलोपन विधि से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे द्विघात समीकरण का मूल अगर 1 हो तो के का मान क्या होगा। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया। मूल क्या करता है, संतुष्ट करता है जो भी हमें दिया गया होता है। तो समीकरण क्या है बच्चों, दिया गया समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का जो मूल है 1 है, अर्थात मूल क्या करता है, एक्स की जगह पर आपको 1 रखना है जहाँ जहाँ एक्स है और हल करते हैं, वो उसको संतुष्ट करते हैं। तो ये 1 हो गया, यहाँ के हो गया, तो के प्लस 4 बराबर 0, तो प्लस का 4 इधर आ गया माइनस के 4, आंसर, ठीक है। तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं में क्या अनुपात होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। सो ये मान लेते हैं पी क्यू आर है और ये मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है। हमें पहले वाले का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरे वाले का दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें संगत भुजा का अनुपात कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं प्रमेय 6.6 से, आपने पढ़ा होगा मेरे वीडियोस से देख के, ठीक है। जिसने पूरे साल भर मेरे वीडियो से पढ़ाई की है उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। प्रमेय 6.6 क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, ये पी क्यू है तो यहाँ ए बी के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 36, संगत भुजा ये है, तो ए बी पी क्यू बट्टे ए बी चाहिए, तो मुझे इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 36 का वर्गमूल 6, पी क्यू बट्टे ए बी, बट्टे का मतलब होता ही अनुपात है, यानी कि 5:6 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में फुल गारंटी के साथ, ठीक है। सो आपका जो खंड नंबर 2 है वो भी हो गया, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ओके। अब आ जाओ खंड नंबर 3 में। कह रहे हैं सभी खंड कीजिए, मतलब सभी हल करने हैं, जितने भी आपके पार्ट दे रखे हैं उनको सबको करना है। ये 2-2 नंबर के हैं, अब तक हम सब 1-1 नंबर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये खंड आपका 3rd है, ठीक है। कौन नंबर। सो पहला क्वेश्चन है, जो बिंदु के रेखाखंड हमें दे रखे हैं, पहला मान लेते हैं ये ए है जो कि है 5, -6 और दूसरा है -1, -4।
माना वो बिंदु, क्या बोला, वाई अक्ष, वाई अक्ष के लिए x बराबर 0 होता है, तो यहाँ लिख देंगे माना वो बिंदु P 0, y है। 0 इसलिए होगा क्योंकि y अक्ष के लिए x 0 होता है और x अक्ष बोलता है तो x के लिए y 0 होता है निर्देशांक, है ना। तो ये चीज़ बोल रखी है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालना है। माना हम मान लेते हैं कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, ठीक है। ये हमने अपने से मान लिया। सो देखिए क्या होगा, आपको निर्देशांक किसका पता, y के लिए पता है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x। सो देखिए अब x निर्देशांक दे रखा है ना, तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होगा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों x निर्देशांक हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, m1 पता नहीं, x2 कितना है -1, m2 पता नहीं, x1 कितना है 5, m1 प्लस m2। ये हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते 0 आता है, तो यहाँ आ जाएगा -m1 और यहाँ आ जाएगा 5m2। तो ये m1 माइनस की तरह के प्लस के m1 हो जाएगा, ठीक है। ये m2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। m1 बट्टे का मतलब अनुपात, तो 5:1 आ जाएगा। पहला आंसर तो यही है, अनुपात पूछा था तो 5:1 में व्यक्त करते हैं। पुनः आपको निर्देशांक भी निकालना है, y निर्देशांक, है ना। तो y निर्देशांक के लिए y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ से 5, y2 कितना है -4, m2 1 आया है, y1 का मान कितना -6, m1 प्लस m2 तो -20 -6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -26/6, यानी कि 2 1 कम 2 2 3 6 2 3 6। अतः निर्देशांक y बराबर क्या हो जाएगा, -13/3। तो बिंदु निकालनी थी हमें जो कि 0, y थी। ये दूसरा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम में करना है मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि sin 3a का मान ये हो तो, और जहाँ ये 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। ख नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है हमें, sin 3a cos a -26 डिग्री, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। तो a का मान निकालना है। सो देखो इधर cos में है, इधर sin में, तो दोनों को ना या तो cos में बदलना है या तो sin में बदलना है, दोनों एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ cos है तो sin थीटा को मैं इस रूप में cos के पदों में लिख सकता हूँ। यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, 3a है। सो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है, 3a। इसको इस रूप में लिख दिया और इधर वाला वैसे का वैसे ही रखा, ठीक है। अब इस तरफ भी cos, इस तरफ cos से हट जाएगा, cos से cos, यहाँ आ जाएगा 90 माइनस के 3a, a माइनस के 26, ठीक। 90 माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का। सो ये आ जाएगा 116
4a, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नम 36। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 29। देखो 29 जो है एक न्यून कोण होता है, 90 अंश से छोटा है, न्यून कोण है। सो ये आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक हो गया ये क्वेश्चन में भी। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे आकृति में ODC त्रिभुज OBO के समरूप है। ठीक है, तो इन एंगल्स को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा और आप चित्र कैसे बना पाते हैं। देखो एक देखिए अब इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, देखो एक वर्ग है, अब चारों बिंदुओं को छूता हुआ एक क्या बना है, वृत्त बना है। आई होप मैंने थोड़ा फिगर सही बनाया हो, बीचों बीच सेंटर। ठीक है, सो हमसे बोल रहे हैं जो 14 मीटर लंबी भुजा, ये भुजा जो दे रखी है वर्ग की वो 14 सेंटीमीटर है। हर एक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सो ये जो शेषफल देखो ये जो वृत्त का ये यहाँ से अगर इसको मैच करेंगे तो ये वृत्त का व्यास है। वृत्त की त्रिज्या अपन को नहीं पता, आपको पता है यहाँ प्रश्नानुसार, यहाँ ऐसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। जो वृत्त का वृत्त बोल रहा हूँ, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। ठीक है, अगर मैं वृत्त की त्रिज्या को r मानूं तो वृत्त का व्यास 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो वृत्त का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है a√2 और वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। ठीक है, r जहाँ त्रिज्या है। ओके, भुजा क्या दे रखा है, चूंकि a हमें दे रखा है 14। ठीक है, 16 क्यों नहीं दिया, 14√2। ठीक है, सो यहाँ से √2 इधर बट्टे में 2 आ गया। त्रिज्या हमारे पास ये है, इसको छेड़ो मत, अभी फिलहाल यही रहे, ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ गया। ठीक है, त्रिज्या हमें मिल गई। हमें बोल रहे हैं कि जो शेष भाग का क्षेत्रफल है, ठीक उस गोले की त्रिज्या मतलब 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ वृत्ताकार बगीचा है। क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, है ना। पाई का मान 22/7। त्रिज्या में दे रखी है 14√2 बट्टे स्क्वायर है, तो 2 बार गुणे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और भुजा 14 है, भुजा गुणा भुजा। देखो 7 दूनी 14, 2 से 2 कटा, √2 2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ क्या बचा 14 और ये 22, 22 गुणे 14, 14 गुणा 14 196। ठीक है, 14 दूनी 28, हाथ से लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30, माइनस करेंगे, 8 से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 9 घटाएंगे 1। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, 4th पार्ट। ठीक
ठीक है, चौथा खंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे टोटल जो खंड है ना हमारे पास वो 5, 6, 7 है। तो आज के इस वीडियो में हम कितने खंड कर चुके हैं? 1, 2, 3, अब चौथा स्टार्ट कर दिया है। तो पार्ट 1 में 4 तक ही रखते हैं, बाकी पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम एक ही बार में कर लेंगे। तो 2 पार्ट्स में ये पूरा मॉडल पेपर ख़त्म हो जाएगा। कराने को तो मैं एक ही में करा दूंगा, बट आप इतना लंबा करके बोर ना हो जाएं, ठीक है। सो 4th पार्ट के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बनाया गया है। इतना आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर के गोले को प्लस 8 सेंटीमीटर के गोले को प्लस 10 सेंटीमीटर के गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, इसकी ये R3 है। माना इसकी त्रिज्या कितनी होगी? R होगी। इन तीनों गोलों को पिघलाकर ये बनाया गया है। इसकी जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार इन 3 छोटे गोलों का जो आयतन होगा वो बराबर किसके होगा? इस बड़े गोले का आयतन, क्योंकि इनको पिघलाकर ही यही बनाया जा रहा है, ठीक है। 3 छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ये होगा। पहले वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। आयतन का सूत्र आपको पता ही होगा। यहाँ से 4/3 पाई उभयनिष्ठ है, बाहर निकालो। R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, पाई से पाई कटा, 4/3, 4/3 का दोनों तरफ। R1 6 है, R2 8 है। अब आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट गुणा गुणा करके लिखना है कि कितना आएगा करके। तो 36 गुणा 6, 8 64 गुणा 8, ये आ जाएगा 1000 R क्यूब, ठीक है। अब गुणा करते हैं। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 तियाँ 18, 18 और 3 21, 216, 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 48 और 3 51, 512 जोड़ देंगे। और यहाँ से देखो कितना जाएगा, 2 और 6, ठीक है। 8 1 और 1 2, 5 2 7, और ये 1000 1728 आ जाएगा। तो घनमूल निकालना है 1728 का, ठीक है। और घनमूल निकालना आपको आता होगा। कमेंट में मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताना है कि 1728 का घनमूल कितना आ रहा है। गुणनखंड करना है, 3 का जोड़ा लेना है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बच्चों आंसर बताओ कि कितना आंसर आपका आ रहा है। ओके, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है, उसके आंसर को मैं हार्ट दे के रिप्लाई करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, संख्या क्या है बच्चों? 6, 72, 120, ठीक है। यहाँ रखते हैं 6, ये 72, 120। सो 2 3 6, 3 एकम 3, 2 3 6, 2 6 12, 3 3 9, 3 एकम 3, ये आता ही होगा आपको। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 3 एकम 3। फिर यहाँ इसको काटेंगे, 2
12 0, 2 3 0, 15 आ जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, अतः 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 72। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, और 3 है 2 बार, 120। 2 है 3 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो पहले निकाल दें HCF। HCF में वो नंबर देखो बेटा, 2 सब में है, 3 सब में है, तो वो HCF में वो नंबर ले जाते तो सब में है। 3 है तो तीनों संख्याओं में होना चाहिए। 2 इसमें भी है, 2 न्यूनतम घात लेनी है। ठीक है, HCF में न्यूनतम घात ली जाती है, LCM में अधिकतम घात, ध्यान रखना। तो HCF 3 के न्यूनतम घात 1 ही है, तो 2 3 6 आ जाएगा। अब आपको निकालना है LCM। तो पहले उन संख्याओं को लिखो जो तीनों में है। 2 तीनों में है, अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 3। 3 तीनों में, अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 2। फिर ये 5 बच जा रहा है, जो बच जा रहा है गुणे में डाल दो। तो ये 8 9 5, 8 5 40 गुणा 9 और जो 36 0। तो LCM आ जाएगा 360। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं घ नंबर पर। घ नंबर में क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तीसरी में 19 गुलाब है, ऐसे ही चला जा रहा है। और उसकी लास्ट वाली पंक्ति में 5 गुलाब है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो ये प्रश्न है आपकी समांतर श्रेणी का। ठीक है, सो देखो पहली वाली जो पंक्ति है ना, उसमें 23 गुलाब है, दूसरी वाली पंक्ति में 21 है, फिर 19, और ऐसे ही करते करते जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें 5 गुलाब है। तो कह रहे कितनी क्यारी है? ये पहली क्यारी है, ये दूसरी क्यारी है, तीसरी क्यारी, तो कुल कितनी क्यारी है? कितनी क्यारी, इनकी n निकालना है आपको। ठीक है, क्यारी की संख्या निकालनी है यहाँ, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में 2 2 का कम, 2 2 कम हो रहा है ना। तो यहाँ देखो ये AP है, AP हमारे पास है 23 21 19 है ना, ये चल रहा है। अंतिम पद 5 है, तो यहाँ प्रथम पद A बराबर 23 है, D द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो माइनस के 2 आ जाएगा, और अंतिम पद है AN कितना है? 5 है। हमें पदों की संख्या n निकालनी है। आप जानते हो कि AN बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। AN हमें 5 दे रखा है, A हमारे पास 23 है, n हमें ज्ञात करना है, और D हमारे पास माइनस के 2 है। 23 प्लस के अंदर के माइनस का हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से n माइनस 1 गुणे माइनस के 2, तो यहाँ से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। माइनस के 2 n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 18, माइनस के 1 इधर आके प्लस के 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा? 10। तो कितनी क्यारियाँ होंगी? 10 क्यारियाँ होंगी। ठीक है, 10 क्यारियाँ होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 खंड हमारे और बच रहे हैं वो हम करेंगे एक साथ पार्ट 2 में। आशा करता हूँ ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट्स मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का जो फुल क्रेडिट जाता है वो रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स को जाता है, और ये अनसॉल्व है तो मैं इसको बस सॉल्यूशन कर प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो आपके खंड बचे वो आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बातें भूल जाते हो। बाकी मैंने सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, और उनकी लंबाइयां माप कर भी आपको लिखनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें लेना होगा 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने निप रखी है 6 पर। ठीक है, और इसको ले जाएंगे 0 तक। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर का हमें सबसे पहले क्या खींचना है? एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर रख के बनाते हैं।
आएगा। चलो यही बना देते हैं। तो मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिक्वेस्ट किया कि आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से ही बनाना है। अगर आप पेंसिल से नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा केंद्र है, केंद्र को मैं ओ बोल देता हूँ। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको ना केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर, ये 0 है, ठीक है, ये 0, ये 6 हो गया। 10 सेंटीमीटर ये बिंदु लिया। अब इसको मिला देना है। अब आपको इस पर क्या खींचना है, त्रिज्या खींचनी है। इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ P, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है ना, इसका अर्धक निकालना है। अर्धक क्या होता है, आधे से ज़्यादा। यहाँ से एक चाप लगाना है, यहाँ से एक चाप लगाना है, ठीक है। आपको इसको बिना हिलाए डुलाए अब आपको ये रखना है ऊपर, यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है। जैसे ही आप कट करोगे आपको 2 कटान बिंदु मिलेंगे, ठीक है। इसको और इसको मिला देना है, मिला दिया। ये एक नया हमारा मध्य बिंदु मिल गया इस रेखा का। ये एक्चुअली सेंटर है, जो आप नया वृत्त बनाओगे, ठीक है, ये सेंटर है। अब आपको M को केंद्र मानते हुए, ठीक है, और MO को त्रिज्या मानते हुए, MO और ये देखो जो नया बनाओगे ना, वो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाना चाहिए। अब बना देते हैं एक वृत्त, आपको कटान बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब जैसे ही हमने बनाया, देखो ये दोनों बिंदु से होता हुआ जा रहा है। आपको 2 कटान बिंदु मिले होंगे मेन वाले वृत्त पर, एक यहाँ मिला होगा, एक यहाँ मिला होगा। एक को A बोल दो, एक को B बोल दो। रचना लिखने के लिए बोलना नहीं है तो रचना मत लिखना। अब इनको मिला दो, इसको इसको मिलाना है और इससे इसको मिलाना है, ठीक है। मिला दिया। अब इसको माप के लिखना भी है। आपको पता है प्रमेय 10.2 के अनुसार चूंकि जो PA होगा वो PB के बराबर होगा, ठीक है, और दोनों की लेंथ बराबर होगी। प्रमेय 10.2 के अनुसार किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सो अब आपको माप के लिखना है ये कितने सेंटीमीटर का बना है। सो देखते मापते हैं, ये आ जाएगा 8.1, ठीक है, 8.1 का बना है। सो यहाँ लिख देंगे 8.1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे रशीद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला। ये लट्टू दिख रहे हैं, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता है, मतलब ऊपर से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है कि जैसे अध्यारोपित बोलेगा ना, तो ये शंकु की जो त्रिज्या है और ये जो अर्धगोले की त्रिज्या वो बराबर होगी। अध्यारोपित का मतलब यही होता है, ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उस पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल को बताना है कि कितना वो रंग कर पाएगा, लट्टू में कितना रंगेगा, ठीक है। मतलब जो आकृति दे रखी है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर ख पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और ये सारे बड़े बड़े नंबर के हैं। ये हमारे पास आकृति है, ठीक है, और इसके ऊपर एक अध्यारोपित है अर्धगोला, ठीक है। जो कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो हमें व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। अब 3.5 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो इसका आधा हो जाएगा उसकी त्रिज्या। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या एक ही होगी। आर बराबर अध्यारोपित है ना, इसलिए आर दोनों का सेम होगा।
व्यास 3.5 दे रखा है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सो 3.5 का आधा कितना होता है, काटोगे तो 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शंकु की क्या चाहिए होगी, ऊंचाई चाहिए होगी। अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई में से 5.00 में से हमें माइनस करना होगा 1.75। माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, हासिल लिया था इसने, 9 में 7 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 3.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। ओके, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी, देखो यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें दिक्कत। अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 2/2 पाई r², 2πr²। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। l आपका क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ये अब आपको निकालना पड़ेगा। l बराबर सूत्र क्या होता है, √h² + r²। ठीक है, सो h कितना है बच्चा हमारे पास, 3.25 का स्क्वायर, और r रेडियस कितना है 1.75। कैलकुलेशन अच्छी खासी है हमारे पास। अब इसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आपको हल करना पड़ेगा किसी भी हालत में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन से घबराओ मत, थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 325/100, और यहाँ से 175/100। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। क्या करना, 300 इसको गुणा करो आप। ठीक है, क्या करो, गुणा करो, किसको गुणा कर दो, 325 गुणा 325 लिखो। देखो दोनों के बट्टे में ना 100 है, 100 का स्क्वायर 2 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 325 गुणा 325 करो, 325 को जब 325 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, प्लस फिर आपको क्या करना है, 175 को 175 से गुणा करना है, 175 गुणा 175 जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगा 30,625। ठीक है, अब आप 30,625 में 10, 5, 625 जोड़ दो। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 136,250 बट्टे में कितना, 2 का डबल 4 0। अब ऊपर वाले का वर्गमूल निकालो, नीचे का हो तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप पहले क्या कर सकते हैं, या तो आप काट पीट के करो। ठीक है, काट पीट के करो, तो जैसे ऐसे निकालना, यही कैलकुलेशन के नंबर मिलने हैं आपको। ये 36,250, भाग विधि सबसे बेस्ट रहेगी, पीछे से जोड़ा बनाते हुए आओ। ठीक है, 3 3 3 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ओके, ये जोड़ा नीचे आ जाता है। अब 3 का डबल यहाँ पूरा आ जाएगा 6, कुछ भी लिखोगे 60 हो जाएगा। 6 छंग 6 चौक 24, 6 36 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 बार पे जा सकता है क्या, देख लेते हैं। 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, देखते हैं, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, और ये 4
46, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार लो, 6 छंग 36, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, तो फिर आपको अगर किसी को नहीं आता वो उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, ठीक है, ये आ गया। अब घटाना है, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, हासिल गया। और 15 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 66, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जोड़ा नीचे करना है, 36 का डबल यहाँ आ जाएगा, अब 72, और ये 50 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अब कुछ भी करेंगे यहाँ पर, जैसे ही लिखोगे 720 के आसपास चला जाएगा। सो कितनी बार जा सकता है वो ध्यान में रखना है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर परफेक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे तो लगभग में आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, लगभग में भी आप आंसर छोड़ सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि 720 तो 7200 के आसपास होता है, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ मैं 9 बार लिख देता हूँ। सो अब उसके बाद भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, ठीक है, तो भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, तो मैं उतना पॉइंट पे नहीं ले रहा हूँ, मैं 369 लिख रहा हूँ, ठीक है, 369 लिख दे रहा हूँ, 369 आ गया, ये मान लेते हैं, पॉइंट में कुछ भी आ सकता है। और ऊपर अगर निकालेंगे ना तो इसका वर्गमूल आएगा 369, 0.1 स्थान तक ले लिया, ठीक है। बट्टे में देखो 4 0 है तो 0.2 स्थान के बाद लगेगा, अब बट वर्गमूल बाहर आ गया, 2 0 आएगा, अब 0.2 स्थान और खिसक जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3.69। इतना हमारा एल आ जाएगा लगभग में, डेसिमल के 2 प्लेस तक, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ नहीं था। अब सारा काम आपको, सारा जो नंबर मिलेगा ना वो कैलकुलेशन का मिलेगा, ठीक है। पाई का मान क्वेश्चन में कितना रखने के लिए बोला, 22/7 बोला है। आर हमारे पास कितना है, 3.5/2, 3.5/2, फिर यहाँ से 22/7, आर का मान 3.5/2 और एल का मान कितना है 3.69, ठीक है। 7 पंजे, 2 से 2 कैंसिल, ये 11, 7 पंजे 0.5, 2 1 कम, 2 1 कम, तो ये आ जाएगा 11 पचे 55, 3.5, ठीक है, 11 पचे 55, 5.5 इंटू 3.69, ठीक है। 5.5 कॉमन ले लो, यहाँ से 3.5 बचा, यहाँ से 3.69 बचा, तो 5.5, 9 और 5 14 हासिल लगा 1, नहीं यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना, गड़बड़ हो जा रहा था, देखो 0, ये 9 है, ठीक है, 9 और 6 सॉरी 5 और 6 11 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7.19। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, किसकी 5.5 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 7.19 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 39.545, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको नंबर मिलेंगे। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो आपको नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे कैलकुलेशन के, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तब जाके आपको आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के नंबर है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात करनी है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है माध्यिका का। तो सबसे पहले आपको देखो बच्चा वर्ग अंतराल, वर्ग, फिर आपको दे रखा है बारंबारता, इसे एफ बोलते हैं, और उसके बाद आपको निकालनी पड़ती है संचयी बारंबारता, माध्यिका निकालनी है संचयी बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं CF, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए यही चीज़ चाहिए होता है। पहले वर्ग अंतराल देखो, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये चीज़ें बारंबार तो क्या दे रखा है 9, फिर 8, फिर 12, फिर 5 और फिर हमें दे रखा है 3। ठीक है। सो देखो इनको जोड़ना पड़ेगा तो कुल ये होगा तो उसे n बोलते हैं। सो देखो 5 और 3 8, 12 और 8 20, 28, एक बार फिर जोड़ते हैं 12 और ये 20, 28, 28 और 9 कितना आ जाएगा आपका 37, 37। ठीक है। अब आपको संचय बारंबारता निकालना है। पहला वाला वैसे का वैसे। ठीक है। अब 9 में 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा 17, 17 में 12 जोड़ो 7 और 2 9, 1 और 1 29, 29 में 5 जोड़ो 34, 34 में 3 जोड़ो 37। यहाँ 37 है, यहाँ भी 37 है। आपने सही कैलकुलेशन की है मतलब। अब आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको CF पता नहीं है, L पता नहीं, ये सब निकालना पड़ेगा। अब हमें n/2 में जाना है। n/2 यानी कि 37/2 काटो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 18.5। अब आपको CF में ना जस्ट 18.5 से बड़ा ढूंढना है। पहला बड़ा तो और भी मिलेंगे लेकिन पहला वाला बड़ा 18.5 से ये है। इसका सीध में जाओ, इसका सीध में जाओ तो ये जो आपको 12 मिलेगा ये आपका F है। और 29 जो आप ढूंढा आपने 18.5 से बड़ा, इसके जस्ट ऊपर वाला ये आपका CF होता है 17, ये F हो गया। और ये जो बारंबारता है इसे माध्यिका वर्ग कहते हैं, जो कि है आपकी 20 से 30। ठीक है। अब स्टार्टिंग में एक चीज़ में था ना, भूल में गया। देखो 10 पे ख़त्म हो रहा तो 10 से शुरू हो रहा है। जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो आपको करना पड़ेगा, पहले ठीक करना पड़ेगा वर्ग अंतराल को। ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं मैंने प्रश्नावली 14.3 में। सो देखो इसे L बोला जाता है, निम्न बारंबारता, सॉरी निम्न वर्ग अंतराल। ठीक है। और इनके बीच के अंतर 30 में से 20 घटाओ कितना जाएगा 10। तो H हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 10 का अंतर है सब में। अब सब कुछ पता चल गया, यहाँ रख दो। L हमारे पास कितना है बेटा 20, n/2 यानी कि वो आया 18.5। CF कितना आया था 17, F कितना है 12, H कितना है 10। ठीक है। 20 यहाँ से आ जाएगा 1.5 बट्टे 12 गुणा 10, 2 6 12, 2 5 10 और कटेगा, और कटेगा 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है। 5 5 25, 0.1 स्थान के बाद। ठीक है। और अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जोड़ दोगे तो आ जाएगा 21.25। ये आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हर बार आता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। फिर दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब छठा खंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हम उल्टा मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में माना 5 माइनस के √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या को आप पता है, किसी भी परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता 0 नहीं होता। ठीक है। अब लॉजिक क्या है कि P/Q प्लस का है, इधर इसे ले आएंगे, अंडर रूट को एक तरफ लाना होता है, बाकी सबको एक तरफ। तो माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का। आपको पता है
परिमेय में परिमेय जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, परिमेय रहता है। लेकिन जैसे ही परिमेय में एक अपरिमेय से जोड़ो, घटाओ, गुणा या भाग करेंगे तो वो अपरिमेय हो जाता है कि नहीं। समीकरण एक मान लेते हैं। चूंकि 5 एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय से परिमेय घट रहा है तो ये परिमेय रहेगा। 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि √3 अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। अतः क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमने समीकरण 1 में ये बराबर दिखा रहे हैं, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, काट दिया हमने। अर्थात हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो गलत है। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इतना सा लिखने के 4 नंबर मिल जाएगा। इसलिए 5 - √3 परिमेय तो है नहीं, परिमेय नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ख नंबर पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन के। क्या बोल रहे हैं? जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन 4 नंबर में गई, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का है ये क्वेश्चन, पता नहीं 4 नंबर में क्यों डाल दिया। क्या बोल रहे हैं? एक स्तंभ हमेशा सीधा खड़ा होता है, परछाई हमेशा जमीन पे बनती है। ठीक है। कह रहे हैं सूर्य यहाँ पर है। सूर्य का जो उन्नयन कोण है, एक टाइम पर उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने में बनता है परछाई से, वो कितना था? 45 डिग्री था। ठीक है, ये इसकी परछाई है। ठीक है, और परछाई मापी गई थी कितनी? 10 मीटर। तो कह रहे हैं स्तंभ की लंबाई कितनी होगी? माना स्तंभ की जो ऊंचाई या लंबाई जो बोलना चाहो वो h है, और यही h आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन तो बच्चा कर देगा, इतना आसान क्वेश्चन कभी 4 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, लिख दें। देखो त्रिभुज ABC में यहाँ 90 बनेगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये लंब है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। और आपको पता होगा एक नियम कानून हमने बना रखा है शॉर्टकट में, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक नहीं। यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस होता है, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, जो निकालना है और जो पता है उसके भी संबंध लगाना है। ये निकालना है और ये पता है। तो देखो, चूंकि CB बट्टे AB लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 45। CB H AB 10, tan 45 का मान 1, 10 एकम 10। सो जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर होगी। इतना आसान क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर में नहीं आएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। आराम से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहते हैं 2 अंकों से बनी किसी संख्या के 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। तो देखो 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, है ना। ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। अगर 2 अंकों की संख्या है, 2, इसको अगर x बोल दो और इसको y बोल दो, 2 अंकों
की संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है 10y + x। ठीक है, ये वास्तविक रूप है। अगर प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्तानुसार बोला जा रहा है कि अगर इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ दें, अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9 है। ये तो प्रथम शर्त में मिल गया मुझे। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, ठीक है, अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। मतलब अगर उलट दोगे ना तो उलटने वाली जो संख्या मिलेगी वो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 45 ज़्यादा होगी। ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर उलट दोगे तो उसके पास 45 ज़्यादा हो गई, तो 45 अगर बराबर करना है तो इसमें 45 कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, 10y + x। उलट दोगे तो ये 10x + y हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो ये y इधर आके -10 में से ये प्लस का इधर आके -9y आ जाएगा, और ये x है 10x इधर आके माइनस के 9y हो जाएगा, और यहाँ 45 9 निष्ठ, अरे यार x लिखना है यहाँ, 9 पंजे 45, तो y - x बराबर आ जाएगा -5। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। समीकरण 2 व 3 से पहला समीकरण था x + y = 9, दूसरा था -x + y = -5। जोड़ दो, कटा 2y = 4, 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया 2। चूँकि x + y बराबर है हमारा 9, तो y का मान आया 2 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो ये मिल जाएगा 7। इकाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक मिल गया, यहाँ रख दो अतः संख्या, ठीक है। अतः संख्या क्या थी हमारे पास, हमने वास्तविक संख्या को 10y + x बोला था, है ना। इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई का अंक हमने x बोला था, दहाई का अंक हमने y बोला था, तो ये यानी कि 7 2 27 आ जाएगा आंसर। करके भी देखते हैं। y का मान कितना है 2 और x का मान 7, तो 20 + 7 यानी कि 27, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। अगला त्रिकोणमिति का प्रश्न है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी और अदर्स बोर्ड में भी, तो डोंट वरी, हम ज़रूर करेंगे। कहना सिद्ध कीजिए कि अगर इसको हल करेंगे तो 2 sec थीटा आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, हम करते हैं गौ नंबर। क्या हमारे पास 1 के बट्टे में है sec थीटा माइनस के tan थीटा प्लस 1 के बट्टे में है sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको हल करके लाना है हमें 2 sec थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक टिप्स दे रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ है 1 के बट्टे में है, ठीक है, और प्लस माइनस में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है परिमेयकरण, बायां पक्ष ले लो, बायां पक्ष ले लेंगे तो 1 के बट्टे में ठीक है, ये चीज़। अब हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण का जो चीज़ है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर माइनस का है तो प्लस में, और नीचे क्या हो जाएगा वही चीज़, ठीक है। परिमेयकरण कर दिया, यहाँ पे भी वही काम करना है। प्लस का है तो उधर माइनस में आ जाएगा,
ओके, तो देखो ऊपर तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको सूत्र पता होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये भी वही आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। आपको सर्वसमीका ज़रूर पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा में से अगर टेन स्क्वायर थीटा को घटाया जाए तो एक आता है, तो इसकी जगह पे भी एक आ जाएगा, इसकी जगह पे भी एक आ जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम एक से भाग देते हैं तो ऊपर जो रहता है वही आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से भी आ जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, माइनस प्लस कटा सेक थीटा टू सेक थीटा, ठीक है। सो यही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अब हम आते हैं लास्ट वाले खंड पर, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और एक एक करके हम सब करेंगे। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्टिंग पे जाएंगे। कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ा, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। सड़क की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, टोटल 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दोनों तरफ दो खंभे लगे पड़े हैं, ओके। कह रहे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु से खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 हैं, खंभे के जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 हैं, इधर वाला 60 ले लो और इधर वाला 30 ले लो, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से इनके बीच की दूरी कितनी है इस बिंदु से वो निकालनी है। माना कि यहाँ से यहाँ तक x है, टोटल 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल में से x घटा दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 माइनस के x हो जाएगा। मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई h है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई की हैं। नाम दे दो A B C D E, ठीक है। खंभे हैं 90 डिग्री के पे खड़े रहेंगे, नहीं तो झुके हुए होंगे तो गिर जाएंगे, है कि नहीं। अब हमें हल करना है, पहले इस त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज ABC में ये लंब ये निकालना है, और ये भी फिलहाल इसमें चाहिए होगा, x भी हमें निकालना है। तो लंब बट्टे आधार, चूंकि AB बट्टे BC, लंब बट्टे आधार होता है 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, AB का मान h है और BC का मान x है, 10 60 का मान √3, तो h का मान आ गया √3x, इसके साथ गुणा हो गई। पुनः इस त्रिभुज में आ जाओ, ये भी निकालना है, ये पता है, ठीक है। चूंकि ठीक है त्रिभुज EDC में ED बट्टा CD, लंब बट्टे आधार 10 थीटा, थीटा कितना है 30, AD है h, CD है 80 माइनस के x, 1 बट्टा √3, पीछे गुणा कर दोगे √3h 80 माइनस x, h की जगह पर आप मान रख सकते हो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 3x माइनस का x इधर के प्लस का x 80, 4x बराबर 80, 4 दूनी 0, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 20, ठीक है। x के मान को आप यहाँ रख दोगे तो h का मान आ जाएगा 20 √3, तो खंबे की ऊंचाई 20 √3 होगी, और पहले वाली जो दूरी होगी वो 20 मीटर होगी, 20 मीटर दूरी पर है, और दूसरा वाला खंबा जो आपको CD निकालना है वो है 80 माइनस के x, यानी कि 80 माइनस के 20 यानी कि 60 मीटर, तो यहाँ से 20 मीटर दूरी पर है और यहाँ से 60 मीटर दूरी पर है, ठीक है। ये आपको करना था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फालतू इतना ईजी क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं आता। दूसरा वाला करते हैं, कहते सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। और ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक
3.4 या 3.5 का क्वेश्चन होगा, देख लेना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीचे वाला भी एनसीईआरटी का ही था, ख नंबर का। दो समरूप त्रिभुज ले लो, एक ABC ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने ABC, दूसरा मैंने ले लिया DEF। माध्यिका, ये इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। इस माध्यिका को P बोला, इस माध्यिका को Q बोला, और ये पहले से ही समरूप है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है आपको कि इनके क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इनकी जो माध्यिका है AP का वर्ग बट्टे DQ का वर्ग होता है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। इसमें कोई देर नहीं है। अब देखो, चूंकि हमें पहले से ही बोला गया है कि त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज DEF के समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। AB बट्टे DE, BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF, ठीक है। संगत भुजा आपस में बराबर होती है, ये अब जानते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार, चूंकि AB बट्टे DE किसके बराबर है, BC बट्टे EF के बराबर है कि नहीं है। BC इधर है, आपको माध्यिका चाहिए, है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी मैंने 1/2 से गुणा कर दिया, BC का आधा, और नीचे भी मैंने कर दिया EF का आधा। BC का आधा, BC का आधा क्या होगा बेटा, BP। BC का आधा क्या होगा, BP, और EF का आधा क्या है यहाँ पर, EQ। तो मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं AB बट्टा DE के स्थान पर ये रख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे क्या मिला कि AB बट्टा DE बराबर है BP बट्टा EQ, ये आप कह सकते हो। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये भुजा चाहिए ना, AP और A। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और इस त्रिभुज को समरूप दिखा सकता हूँ, तो शायद बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि त्रिभुज APB व त्रिभुज DEQ में, सो देखो ये दो त्रिभुज आपस में ऑलरेडी समरूप हैं, तो इसका संगत कोण और इसका संगत कोण आपस में बराबर तो होगा ही होगा। और अभी जस्ट देखो, AB बट्टा DE बराबर दिखाया आपने BP बट्टा EQ। चूंकि AB बट्टा DE बराबर है आपका BP बट्टा EQ, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल A की। क्यों, चूंकि त्रिभुज आपका ABP समरूप है त्रिभुज DEF के, ये पहले ही दे रखा है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर ही होते हैं। देखो, आपने एक कोण बराबर दिखाया, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया, ठीक है। अतः त्रिभुज APB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEQ के। अब जैसे ही ये लग गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएंगे। AP बट्टा DE बराबर हो जाएगा PB बट्टा DEQ बराबर हो जाएगा AB, ठीक है। ए क्या लिखा अपन का, क्या है बेटा, APB DQE, यहाँ पर DQE होगा, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न सेम रखना पड़ेगा ना, APB DQE होगा, AP बट्टे DQ है ये, AP बट्टे DQ, PB
पी बी बट्टे क्यू ई, ठीक है। फिर ए बी बट्टा डी ई, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ए बी बट्टा डी ई किसके बराबर है, ए पी बट्टा डी क्यू, जो कि आपको चाहिए ए पी बट्टा डी क्यू। इसको ले लो, ठीक है। सो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर जो मुझे चाहिए था ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, प्रमेय 6.6 से, इसके आगे ये लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजा। संगत भुजा ले लो आप, ए बी बट्टे डी ई, इसका स्क्वायर हो जाता है ना। आप देखो ए बी बट्टे डी की जगह तुम क्या रख सकते हो, समीकरण नंबर 3 लिख दो यहाँ से, ए पी बट्टे डी क्यू रख सकते हो, ए पी बट्टे डी क्यू रख सकते हो, कहाँ से, समीकरण 3 से। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, आराम से हो गया। सो एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं एक 10 सेंटीमीटर आधार, 10 सेंटीमीटर का आधार त्रिज्या वाले एक शंकु है, ठीक है, शंकु है जिस त्रिज्या दे रखी है बेटा आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आधार के समांतर द्वारा इसके अक्ष और ये इसकी ऊंचाई जो है वो नहीं दे रखी है। दोनों भागों में आयतन की तुलना करना है, इसके बीचों बीच से काटा जाता है यहाँ से, तो तुलना करनी है इनके आयतनों की, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो जब हम इसके बीचों बीच से जब काट देंगे तो नीचे वाला टुकड़ा एक शंकु क्या बन जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। ये हमारा ये है 10 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या वाले शंकु को इसके आधार के समांतर तल द्वारा इसके अक्ष के मध्य बिंदु पर काटकर 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। दोनों भागों के आयतनों की तुलना कीजिए, दोनों भागों के आयतनों की तुलना करनी है। तो देखो ये तो बेटा मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये वाला त्रिज्या, ये वाला कितना होगा नहीं पता, ठीक है। सो अगर ये कुल ऊंचाई हम यहाँ से यहाँ तक h मान लें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चा, h/2। अब ये त्रिज्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट सा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या हम निकाल सकते थे अगर मुझे ये थीटा पता होता, क्योंकि यहाँ पर कितना कोण होगा वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है। कितना कोण होगा वो आपको नहीं दिया गया है, और ये कोण नहीं पता है, तो अगर ये कोण पता होता तो मैं इस कोण की मदद से इसको निकाल सकता था, क्योंकि ये h पता होता। सो ये क्वेश्चन जो है बेटा वो इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से, किताब की ये कमी है। बाय द वे अगर हमें निकालना है तो वो अलग बात है कि आप निकाल सकते हो थीटा बेटा मान के करना पड़ेगा, फिर माना कि थीटा कितना है, इसको आप थीटा मान लो, फिर आंसर आपका थीटा में आएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक h/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी h/2 और ये हिस्सा भी h/2 आधा हो जाएगा, ठीक है। ये पता है आपको, ये निकालना है, नाम दे दो इसको ABCOO', इसे PQ दे दो, तो त्रिभुज APO' में, ठीक है। ये पता है, ये निकालना है, लंब बट्टे आधार tan थीटा, ठीक है। सो O' h/2 tan थीटा, ये हो जाएगा O',
तो ये आएगा आपका h/2 tan थीटा, अगर मान के करोगे तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है वो बच्चा इस बुक में जो दे रखा है वो इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन प्रॉपर पूरा नहीं दिया गया है, ठीक है। सो इसी वजह से इसको मैं इनकम्प्लीट बोल रहा हूँ, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते इसको। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे।